हेलो स्टूडेंट, मैं नरेश कुमार मैथ बाय नरेश सर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर से हम एमएससी फाइनल, जिसके अंदर हमारे पास पेपर फर्स्ट है, ये एक कंपलसरी पेपर है, एनालिसिस एंड एडवांस कैलकुलस। आज इसके अंदर हमारे पास यूनिट 4 में लेक्चर नंबर 2 है और इस पेपर में हमारे पास बुक कौन सा रहने वाला है, जेपीएस का बुक है फंक्शनल एनालिसिस एंड कैलकुलस इन बनाक स्पेस। ठीक है, तो देखो आज हमारे पास इस यूनिट 4 के लेक्चर्स नंबर 2 में एक थ्योरम है जो अपन लास्ट लेक्चर्स के अंदर हिल्बर्ट स्पेस और इनर प्रोडक्ट स्पेस पढ़ा था, उसी से संबंधित। तो हमारे पास जो थ्योरम है वो जेपीएस की बुक में पेज 87 के ऊपर है। क्या कहती है थ्योरम हमारे पास से कि प्रूव दैट एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस इज नॉर्म लीनियर स्पेस बट कन्वर्स मे नॉट बी ट्रू, बट कन्वर्स मे नॉट बी ट्रू। ठीक है, तो अपन इसी यूनिट 4 के लास्ट लेक्चर्स के अंदर, इसी यूनिट 4 के लास्ट लेक्चर यानी अभी तक एक ही लेक्चर करवाया, कुल लेक्चर नंबर 1 में हमने एक तो इनर प्रोडक्ट स्पेस की डेफिनेशन पढ़ी थी, एक हमने हिल्बर्ट स्पेस की डेफिनेशन पढ़ी थी, एक हमने हिल्बर्ट स्पेस की डेफिनेशन पढ़ी थी। वहाँ हमने आपको ये बताया था, नोट लगवा के लिखवाया था कि आईपीएस होता है वो एनएलएस होता है और एनएलएस होता है वो एमएस होता है। मतलब ये क्या कहेगा आगे का कि एवरी नॉर्म लीनियर स्पेस इज ए मेट्रिक स्पेस बट कन्वर्स में नॉट बी ट्रू। ये तो हम कर चुके हैं यूनिट 2 के अंदर। आज हमें प्रूफ करना है कि एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस इज ए नॉर्म लीनियर स्पेस बट कन्वर्स में नॉट बी ट्रू। तो हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस की डेफिनेशन क्या होती है और हमारे पास हिल्बर्ट स्पेस की डेफिनेशन क्या होती है, ये हम लेक्चर नंबर 1 में देख चुके हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो हेडिंग डालिए, ये पेज 87 के ऊपर है, थ्योरम नंबर 1, और बुक में ये हाफ ही दे रखी है। बुक में इसका कन्वर्स वाला पार्ट नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, अपन पढ़ लेंगे इसका कन्वर्स पार्ट है कि प्रूव दैट एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस इज नॉर्म लीनियर स्पेस बट कन्वर्स मे नॉट बी ट्रू। ठीक है, इसका मतलब आपको क्या दिया हुआ है, एक इनर प्रोडक्ट स्पेस दिया हुआ है और हर एक इनर प्रोडक्ट स्पेस को आपको क्या करना है, हर एक इनर प्रोडक्ट स्पेस को आपको क्या करना है, नॉर्म लीनियर स्पेस से प्रूफ करना है। ठीक है, तो आपकी जानकारी के लिए नॉर्म लीनियर स्पेस की हमारे पास 4 कंडीशन होती हैं। N1 कंडीशन क्या होती है, नॉर्म ऑफ एक्स ग्रेटर 0 होना चाहिए। N2 कंडीशन क्या कहती है, नॉर्म ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू 0, इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू 0। थर्ड कंडीशन क्या कहती है, एल्फा और एक्स आ गया तो एल्फा के मोड अलग से लगना जाना चाहिए और एक्स के मोड अलग से लगना चाहिए। N4 आ गया, वो हमारे पास क्या कहता है, एक्स प्लस वाई है, वो ऐसे आ जाए नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई, और एवरीवेयर एक्स बिलोंग करे एक्स के अंदर। अगर नॉर्म लीनियर स्पेस हमारे पास ऐसे है तो, ऐसे है तो ये हमारे पास यूनिट 2 की डेफिनेशन है नॉर्म लीनियर स्पेस है। यहाँ हमें इनर प्रोडक्ट को क्या करना है, नॉर्म लीनियर दिखाना है। तो हमारे पास ये 4 कंडीशंस N1, N2, N3 एंड N4 सेटिस्फाई हो जानी चाहिए। तो हम बोलेंगे भाई एवरी आईपीएस इज एनएलएस। फिर हम इसके कन्वर्स को दिखाएंगे उल्टा ट्रू करके। तो आपने अगर इस लेक्चर नंबर 2 से पहले लेक्चर 1 का नहीं देखा है, जिसके अंदर हमने इनर प्रोडक्ट स्पेस की डेफिनेशन और हिल्बर्ट स्पेस की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, पहले आप लेक्चर नंबर 1 देखिए, इसके बाद ही आप इस थ्योरम नंबर 1 के अंदर एंट्री कीजिए। ठीक है, उम्मीद है अपने नोट्स में लिख लिए होंगे खुद के हाथ से। तो चलिए अब हमें यहाँ प्रूफ करना है एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस को। तो एक प्रकार से क्या दिया गया है, कोई भी एक इनर प्रोडक्ट स्पेस मान लो। तो इनर प्रोडक्ट स्पेस हमारे पास कैसे होता है, ये लो। अब मैं v की बजाय x लिख दूं तो क्या दिक्कत आ रही है भाई, v की बजाय मैं x भी लिख सकता हूं और लिख के बता दूंगा कि लेट कैपिटल x बी, लेट कैपिटल x बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। हमने माना कि x हमारे पास क्या है, एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है, ये हमारे पास एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है सच दैट, और इनर प्रोडक्ट स्पेस की डेफिनेशन क्या होती है, ये लो, बिलोंग v क्रॉस v से कॉम्प्लेक्स नंबर की ओर जाता है। v की जगह आज हमने x मान लिया, तो हम बोलेंगे देन अगर ऐसा है तो
तो ये नॉर्म लीनियर इनर प्रोडक्ट किस प्रकार से डिफाइन होता है, अक्स ओवर अक्स और नॉर्म ऑफ अक्स का होल स्क्वायर, नॉर्म ऑफ अक्स का होल स्क्वायर एवरीवेयर अक्स बिलोंग करेगा कैपिटल अक्स के अंदर। ये याद रखोगे कि इनर का और नॉर्म का आपस में ये रिलेशन होता है और यही रिलेशन कंडीशन है हमारे पास H1 की, और H हमारे पास क्या है, हिल्बर्ट स्पेस। H1 हमारे पास क्या बताता है, हिल्बर्ट स्पेस। तो ये बताता है हमारे पास है हिल्बर्ट स्पेस की पहली कंडीशंस क्या कहती है कि इनर अक्स ऑफ अक्स है वो नॉर्म ऑफ अक्स के होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये मैं आपको लेक्चर्स नंबर 1 के अंदर बता चुका हूँ। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हमने माना कि एक इनर प्रोडक्ट स्पेस लिया और उसमें वी की बजाय हमने, देखो यहाँ वी ले लेते कोई दिक्कत नहीं, हमने कैपिटल एक्स ले लिया तो आप कैपिटल एक्स भी ले सकते हो। अब हमें क्या प्रूव करना है, नाउ हियर वी हैव टू शो दैट एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस इज नॉर्म लीनियर स्पेस। तो हम क्या लिखेंगे, नाउ हियर वी हैव टू शो दैट, नाउ हियर वी हैव टू शो दैट। अब हमें प्रूफ करना है कि चाहे तो इनर ऐसे बोलो, इनर प्रोडक्ट स्पेस इज, या इनर को हमने क्या माना है, कैपिटल एक्स, तो कैपिटल एक्स इज नॉर्म लीनियर स्पेस। अब हमें यहाँ क्या प्रूफ करना है, ये कैपिटल एक्स है, इसको हमें नॉर्म लीनियर स्पेस सिद्ध करना है। भाई इनर बोल दो, या इनर को हमने क्या बोला, कैपिटल एक्स से डिनोट किया अभी कि माना कैपिटल एक्स एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है, तब हम सिद्ध करेंगे कि एक्स हमारे पास क्या है, नॉर्म लीनियर स्पेस ही होता है। कन्वर्स वाला पार्ट अपन बाद में देखेंगे। तो चलिए अब अपने पास नॉर्म लीनियर स्पेस की एक एक प्रॉपर्टी करके लगाते हैं, और किस प्रकार से डिफाइन है, ये इक्वेशंस 1 के अकॉर्डिंग डिफाइन है। ठीक है भाई, इक्वेशंस नंबर 1 के अकॉर्डिंग ये डिफाइन है। तो पहली कंडीशंस लगाइए आप N1। देखो N1 कंडीशंस क्या आनी चाहिए, नॉर्म ऑफ एक्स ग्रेटर 0 आना चाहिए। देखो पहली कंडीशंस हमारे पास क्या कहती है, नॉर्म ऑफ एक्स ग्रेटर 0 आना चाहिए एवरीवेयर एक्स बिलोंग एक्स के लिए, एवरीवेयर हमारे पास एक्स बिलोंग एक्स के लिए। ठीक है, लिखना नहीं है, आपको याद रखना है कि पहली कंडीशन से नॉर्म ऑफ एक्स हमारे पास क्या आनी चाहिए, ग्रेटर आनी चाहिए। तो पहली कंडीशन हमारे पास क्या आनी चाहिए, ग्रेटर आनी चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे कि ऐसे दे रखिए कि नॉर एक्स ओवर एक्स, एक्स ओवर एक्स क्या होती है, ऑलरेडी होती है भाई ग्रेटर इक्वल 0। देखो एक्स ओवर एक्स ऑलरेडी होती है ग्रेटर इक्वल 0। ये कैसे होती है, तो मैं ऐसे लिखूंगा बाई I1, बाई I1। और आप लेक्चर 1 में सीख के आए हैं कि इनर प्रोडक्ट स्पेस की हमारे पास फर्स्ट कंडीशन क्या हुआ करती थी, एक्स ओवर एक्स इनर में है वो ग्रेटर इक्वल 0 होता है। ठीक है, बाई I1 का मतलब इनर प्रोडक्ट स्पेस की फर्स्ट कंडीशन क्यों लगाई, क्योंकि हमारे पास एक्स क्या है, एक इनर प्रोडक्ट है, इसका मतलब इनर की चारों कंडीशंस हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब मैं इसके दोनों साइडों में क्या कर सकता हूँ, देखो अब एक्स ओवर एक्स की जगह ये रख लो नॉर्म ऑफ एक्स, ये ऐसे करो, चलो रूट रखो इसके अंदर, और इधर भी आप रूट स्क्वायर लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इक्वेशंस 1 के अकॉर्डिंग ये क्या आ जाएगा, नॉर्म ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, नॉर्म ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ हमने रख दिया एक्स ओवर एक्स की जगह क्या रख दिया, नॉर्म ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ हमने बोल दिया यूजिंग इक्वेशंस नंबर 1। अब ये बाहर निकाल के लाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, रूट एक्स ग्रेटर 0, रूट एक्स ग्रेटर 0। और देखो यही हमें प्रूव करना था कि नॉर्म ऑफ एक्स ग्रेटर 0 आ जाना चाहिए एवरीवेयर एक्स बिलोंग टू एक्स के लिए, एवरीवेयर एक्स बिलोंग टू एक्स के लिए। ठीक है, ये इक्वल का साइन लगाओ तो ठीक है, वरना अपने पास ग्रेटर तो आना ही आना चाहिए। ओके, अब आ जाओ सेकंड कंडीशन, नॉर्म की सेकंड कंडीशन क्या कहती है, तो फिर अपन लगाएंगे नॉर्म की सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन कहती है कि नॉर्म ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू 0। देखो नॉर्म की सेकंड कंडीशन क्या कहती है कि नॉर्म ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। आप बताइए एक बार, इफ एंड ओनली इफ, क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ, दोनों साइडों का होल स्क्वायर कर लो, तो ये लो हमने ये किया होल स्क्वायर और इधर 0 का होल स्क्वायर।
सॉरी भाई, देखो हमने क्या करके लेके आना है, नॉर्म ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉर्म ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ, इसका भी होल स्क्वायर कर लिया हमने और इसका भी होल स्क्वायर कर लिया। अब बताइए इक्वेशंस नंबर 1 के अकॉर्डिंग नॉर्म ऑफ एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स और एक्स। और बताइए 0 का क्या बचेगा, हमारे पास ही 0 बचेगा। 0 का हमारे पास क्या बचेगा, 0 बचेगा। क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि देखो अक्स ये 0 है, इसको ऐसे लिख लो अक्स और 0, ये इसको 0 और 0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है मैट्रिक स्पेस में इसकी वैल्यू भी क्या होती है, 0 होती है, या इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर इसकी भी वैल्यू 0 होती है। पिछले वाले लेक्चर्स में लिखवाया था कि ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो या दोनों 0 मान लो तो भी कोई बात नहीं, 0 ही आएगा। तो कंपैरिजन करो x 0 और x 0, यानी इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू 0 और एवरीवेयर x बिलोंग करता है कैपिटल X के अंदर। एवरीवेयर x बिलोंग करता है कैपिटल X के अंदर, और यही हमें लेके आना है। देखो लेफ्ट साइड में यही हमें लेके आना है। तो ये हमारे पास से N2 कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि नॉर्म ऑफ x इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू 0। नॉर्म ऑफ x इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू 0। तो आपको दोनों साइड में स्क्वायर करके ये कंडीशन से लेके आनी है। तो ये हो गई है हमारे पास से N2 कंडीशन। अब आप आ जाइए नॉर्म की थर्ड कंडीशन के ऊपर। देखो थर्ड कंडीशन क्या कहती है, एल्फा ऑफ एक्स है। देखो थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या कहती है, एल्फा ऑफ एक्स है। तो नॉर्म की थर्ड कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे कि एल्फा ऑफ एक्स है। अगर मैं एक बार इसका होल स्क्वायर ले लूं, देखो लेके तो हमें ये आना है नॉर्म ऑफ एल्फा एक्स है, मॉडुलस के अंदर एल्फा और इनटू नॉर्म ऑफ एक्स। ठीक है, मैंने क्या किया, इसका होल स्क्वायर ले लिया। अब बताइए इक्वेशंस 1 के अकॉर्डिंग अगर मैं इसका होल स्क्वायर लेता हूं तो ये किसके बराबर होता है, एक्स और एक्स के बराबर। किसके बराबर होता है भाई, ये एक्स और एक्स के बराबर। तो ये क्या आ जाएगा साइड में, यूजिंग इक्वेशन 1। ये क्या आ जाएगा भाई साइड में, यूजिंग इक्वेशन 1। देखिए ध्यान से, अगर ये नॉर्म ऑफ एक्स का होल स्क्वायर है तो हम इसको एक्स और एक्स लिख सकते हैं। अब हमारे पास एक्स की जगह क्या आ गया, एल्फा एक्स आ गया, तो हमने यहाँ एल्फा एक्स और एल्फा एक्स ले लिया है। ठीक है, अब मैंने आपको 2 प्रॉपर्टी बता रखी हैं। देखो यहाँ आने के बाद बहुत ही काम की बात है, अगर आप लेफ्ट साइड के एल्फा को बाहर निकालते हो आपके कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेफ्ट साइड के एल्फा को बाहर निकालते हो आप ऐसा कैसा छोड़ देना। अगर आप राइट साइड का एल्फा बाहर निकालते हो तो आपको इस एल्फा के ऊपर बार लगाना होगा। आपको इस एल्फा के ऊपर बार लगाना होगा, और वो मैंने आपको बता रखा है कि एक्स एल्फा एक्स वो नहीं है अपने पास। देखो एक प्रॉपर्टी तो ये थी, इनर की थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या थी, एल्फा एक्स प्लस बीटा वाई और जेड। तो ये क्या आ गई, लेफ्ट साइड में है तो कोई दिक्कत नहीं, एक्स जेड प्लस बीटा वाई जेड आ गया था, है ना। बट ये उल्टी हो जाती थी, बीटा वाई प्लस ये अगर उल्टी हो जाती थी हमारे पास एक्स ऐसा कैसा रह जाता था, और एल्फा वाई प्लस बीटा जेड आ जाती थी। तो आना तो यही है, एक्स का जेड के साथ है और वाई का जेड के साथ, एक्स का जेड के साथ, एक्स का वाई के साथ और एक्स का जेड के साथ, एक्स का वाई के साथ है और एक्स का जेड के साथ। यहाँ एक्स का वाई के साथ है और एक्स का जेड के साथ। ठीक है, बट यहाँ राइट साइड में एल्फा और बार निकालते हैं तो ये बार लग के आ जाती है अकॉर्डिंग टू लेक्चर नंबर 1। यानी लेफ्ट साइड का आप बाहर निकालोगे कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कैसा आएगा। बट राइट साइड से आप स्केलर को बाहर निकालते हैं, आपको पता है ये स्केलर है और अपनी इस यूनिट 4 में सभी कॉम्प्लेक्स में जाएंगे। तो पहले मैंने इस एल्फा को बाहर निकाला, ये आराम से आ गया, कोई दिक्कत नहीं, एक्स ऐसा कैसा अब ये। फिर मैंने इस राइट साइड वाले को बाहर निकाला तो ये बार लग के आएगा। ठीक है, और आप लिख देना एवरीवेयर एल्फा है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर है, एवरीवेयर एल्फा है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर है, एंड एक्स है वो एक्स बिलोंग एक्स के अंदर है। एवरीवेयर एक्स बिलोंग करता है एक्स के अंदर, एंड एल्फा है ये बिलोंग करता है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। ठीक है, अब देखिए यहां तक आने के बाद आपकी एक छोटी सी प्रॉपर्टी पड़ी हुई होगी। आप कैसे लिख सकते हैं, एल्फा और एल्फा बार को ऐसे लिख सकते हो, एल्फा बार का होल स्क्वायर और ये एक्स इंटू एक्स। क्यों,
क्योंकि आप जानते हैं कि z और z बार क्या होता है, नॉर्म ऑफ मोड ऑफ z का होल स्क्वायर। तो जो सेकंड ग्रेड की तैयारी करता है उसे तो खूब अच्छे से पता है कि कॉम्प्लेक्स की प्रॉपर्टी होती है z बार का होल स्क्वायर वेयर z इज कॉम्प्लेक्स नंबर। अब z की बजाय एल्फा कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया तो एल्फा बार क्या आ जाएगा, नॉर्म ऑफ एल्फा का होल स्क्वायर। तो देखो लेफ्ट साइड तो ये हमारे पास रह गई ऐसी की ऐसी, देखो लेफ्ट साइड तो ये हमारे पास रह गया है ऐसा कैसा, एल्फा ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ये क्या बच गया, एल्फा का होल स्क्वायर। फिर से देखो अक्स किसके बराबर आ गया, नॉर्म ऑफ एक्स के होल स्क्वायर के, और साइड में क्या लिख देंगे, यूजिंग इक्वेशन 1। अरे साइड में क्या लिख देंगे, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। अब देखो स्क्वायर हटा दो, दोनों तरफ से वर्गमूल में ले लो या स्क्वायर रूट में ले लो, तो ये एल्फा और ये एक्स। बताइए अक्स किस में है, कैपिटल अक्स में। एल्फा किस में बिलोंग करेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर एक स्केलर है। अरे रूट में लेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा। ठीक है, तो थर्ड प्रॉपर्टी में यहां आने के बाद थोड़ा सा ध्यान रखना है कि लेफ्ट का लेंगे आराम से आ जाएगा, राइट का लेंगे वो भी आ जाएगा, बस बार लगा के ले आओ। अब ये प्रॉपर्टी हमारे पास कॉम्प्लेक्स की होती है तो बस इसको हमने इस बार के रूप में लिख लिया और ये आ गया। तो बताइए थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास आई कि नहीं आई, नॉर्म ऑफ एल्फा एक्स नॉर्म ऑफ एल्फा इंटू नॉर्म ऑफ एक्स। तो इस प्रकार हमने, हाँ एक और बच गई है, कंडीशन नंबर n1 n2 n3। अभी तक हमने केवल 3 कंडीशंस ही प्रूव की हैं। अब आ जाओ n4 प्रॉपर्टी के ऊपर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, n4 प्रॉपर्टी। तो चलिए हेडिंग डालिए इधर n4। बताइए n4 प्रॉपर्टी अपने पास क्या होनी चाहिए, देखो सोच के बोलो भाई। n4 प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई। ये इंटरेस्टिंग है भाई, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई आ गया, कोई दिक्कत नहीं, अपन एक्स प्लस वाई लेके चलेंगे। तो देखो नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई है किसके अकॉर्डिंग, फोर्थ प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। और मैं बोल रहा हूँ एक बार इसका होल स्क्वायर ले लें क्या। तो बताइए नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई और नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई। नॉर्म ऑफ, देखो यू बाय ऐसे लिख दो, यूजिंग इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशंस नंबर 1। ठीक है, यूजिंग इक्वेशंस नंबर 1। अरे अकेला एक्स है तो वो एक्स और एक्स आ गया 2 बार, तो एक्स प्लस वाई है तो वो भी क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई। अब देखो इसके अंदर पहले तो ये ले लो, इस एक्स का इस आगे वाले एक्स प्लस वाई के साथ, फिर प्लस इस वाई का आगे वाले एक्स प्लस वाई के साथ। ध्यान से देखना, पहले इस एक्स को इसके साथ ले लो, फिर प्लस वाई को इसके साथ ले लो। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, ये एक्स इस एक्स के साथ, स्केलर कोई है नहीं, ये एक्स इस वाई के साथ, फिर ये वाई इस एक्स के साथ, और ये y इस y के साथ, ये y इस y के साथ। और यहाँ है ना I3 प्रॉपर्टी लगी है, आपको दिखाई नहीं देगी। I3 प्रॉपर्टी हमारे पास ऐसे है, एल्फा एक्स प्लस बीटा y और z। तो वो क्या होती है, वो क्या होती है हमारे पास, एल्फा एक्स जेड प्लस बीटा वाई जेड प्लस बीटा वाई और z। अब मैंने क्या किया कि इधर से एल्फा भी 1 है, बीटा भी 1 है, तो ये भी 1 हट गया और ये भी 1 हट गया। यानी इस अक्स का जेड के साथ और इस वाई का जेड के साथ, इस अक्स का जेड के साथ, ये ऐसे कर लो। एल्फा तो है नहीं, मान लो यहाँ 1 है, 1 के बार भी लगाओगे तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे 1 के बार भी लगाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा, माना एक 1 एक संख्या है जिसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या, 1 + 0 × आयोटा। बार लगाने का मतलब क्या है, आयोटा के पीछे का साइन बदल दो, बताओ कोई फर्क पड़ रहा है क्या। तो 1 और 1 बार हमारे पास बराबर हैं, इसलिए यहाँ 1 बार लगाने की जरूरत नहीं है। राइट साइड से निकाल रहे हैं कि लेफ्ट साइड से 1 1 1 1 है, तो आप सीधा लिखोगे कि, या यहाँ से देख के बोल सकते हो, इस अक्स का अक्स के साथ, इस अक्स का वाई के साथ, इस वाई का अक्स के साथ, इस वाई का वाई के साथ। देख लो, अक्स का अक्स के साथ, अक्स का वाई के साथ, प्लस वाई का अक्स के साथ और वाई का वाई के साथ। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी है I3। आप ऐसे लिख सकते हो, बाई I3 इनर प्रोडक्ट स्पेस की थर्ड कंडीशन। वैसे आपको दिखाई नहीं दे रही है, एल्फा और बीटा हमारे पास 1 1 आ गए हैं। और ध्यान रखना 1 और 1 बार हमेशा बराबर होते हैं, क्योंकि संयुग्मी का मतलब क्या होता है, आयोटा के पीछे का साइन बदलो, वापस 0 बन जाएगा, वापस 0 बन जाएगा। तो यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए।
और प्रूफ क्या करना है, नॉर्म ऑफ एक्स नॉर्म ऑफ वाई, है ना। अब देखो हमारे पास, क्या मैं इसको उल्टा चेंज कर दूं तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास है, देखो ये तो आ जाएगा नॉर्म ऑफ एक्स, चलो इसको तो बाद में लिख लेंगे एक बार। ये देखो हमारे पास एक्स और वाई, इसको मैं उल्टा चेंज कर दूं तो आपको पता है क्या लगाना होगा, ऊपर बार लगाना होगा, और ये आ जाएगा वाई ऑफ वाई, किससे भाई, इनर प्रोडक्ट स्पेस की सेकंड कंडीशन से। सेकंड कंडीशन ये बोलती है उल्टा करो तो ऊपर बार लगा दो। अब आप देखो इसको एक बार, कॉम्प्लेक्स नंबर तो है ही, जेड प्लस जेड बार क्या होता है, अरे कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जेड प्लस जेड बार क्या होता है, टू रियल पार्ट जेड होता है। जैसे देख लो जेड बराबर 1 प्लस आयोटा है, तो जेड बार कितना बचेगा 1 माइनस आयोटा, दोनों को जोड़ के देखो 2 और आयोटा से आयोटा कैंसिल्स, तो 2 इंटू 1, 1 क्या है रियल पार्ट है, तो 2 रियल पार्ट जेड होता है। तो अपन क्या करेंगे इसके अंदर, इसको तो छोड़ दिया, एक्स ऑफ एक्स प्लस ये आ जाएगा हमारे पास 2 रियल पार्ट और जेड, 2 रियल पार्ट और जेड, ठीक है, 2 रियल पार्ट और जेड, जेड की जगह सिंपल ऐसे लिखोगे एक्स और वाई, प्लस ये आ जाएगा वाई और साइड में ऐसे लिख देना कि देखो भाई अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर जेड प्लस जेड बार है वो होता है 2 रियल पार्ट जेड के, अरे 2 रियल पार्ट जेड के, कोई भी नंबर ले लो आप, जैसे मान लो हमने जेड बराबर ए प्लस आयोटा बी लिया, तो आप बताइए रियल पार्ट जेड किसके बराबर है, ए के, और इसका इमेजिनरी पार्ट जेड किसके बराबर है, बी के। अब मैंने जेड बार किया तो ये ए माइनस आयोटा बी बन गया, दोनों को ऐड किया तो ये कैंसिल हो जाए, ए और ए कितने हो गए 2a, ए की जगह मैंने क्या रख दिया रियल पार्ट जेड, तो ये कितना बच गया 2 रियल पार्ट जेड। तो कॉम्प्लेक्स की प्रॉपर्टी, इसे कोई ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हो ऐसी प्रॉपर्टी। अगर मैं ऐसी छोटी छोटी बातें समझाऊंगा तो आपको कहीं ना कहीं लगेगा मैं आपके साथ भयंकर मजाक कर रहा हूँ, तो आप समझ लेना ये 11th क्लास की क्या है, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये आ गया 2 रियल पार्ट हमारे पास जेड आ गया। अब देखो 2 रियल पार्ट जेड एक कंडीशंस और होती है, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वो मैं बता चुका हूँ भाई। ये रियल पार्ट जो जेड होता है ये मॉड्यूलस जेड के बराबर होता है, या तो बराबर होगा या ये ग्रेटर होता है, और ये मैं यूनिट सेकंड के अंदर लिखवा चुका हूँ। और कब लिखवा चुका, तभी लिखवाया था जब हमने यही डेफिनेशन थ्योरम प्रूफ की थी, वहाँ बस इनर प्रोडक्ट की जगह क्या था, नॉर्म लीनियर से मेट्रिक की स्पेस की ओर चल रहे थे। वो थ्योरम ऐसी थी कि प्रूव दैट एवरी नॉर्म लीनियर स्पेस इज मेट्रिक स्पेस बट कन्वर्स में नॉट बी ट्रू। तो वहाँ मैं आपको ये एग्जाम्पल के माध्यम से समझा चुका था। तो देखो ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट साइड में चल के आ रहा है होल स्क्वायर एक्स प्लस वाई का, ठीक है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, एक्स और एक्स, और ये आ जाएगा 2 रियल पार्ट जेड। देखिए रियल पार्ट जेड लेस इक्वल होता है, तो पहले तो बराबर की जगह आप लगाइए लेस इक्वल, समझ गए ना भाई, पहले तो आप बराबर की जगह लगाइए। अरे भाई रियल पार्ट जेड है वो लेस इक्वल और मॉडुलस जेड के बराबर होता है, तो इसके हमने लगा दिया एक्स ऑफ वाई, और ये आ गया ऐसा कैसा वाई ऑफ वाई, ठीक है। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसको तो आप लिख लो नॉर्म ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, इसको रहने दो एक बार समझाएंगे ये क्या है, और इसको आप लिख सकते हैं नॉर्म ऑफ वाई का होल स्क्वायर, और यहाँ लिख सकते हो यूजिंग इक्वेशन 1। यहाँ हम क्या लिख लेंगे भाई, ये कैसे आया है, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 की वजह से। देख लो 1 क्या कहता है, एक्स एक्स को एक्स स्क्वायर लिखो, तो वाई वाई है तो आप इसको वाई स्क्वायर लिखो, ठीक है। इसके अलावा देखो ये है हमारे पास कोसी स्क्वायर्स इन इक्वलिटीज है, क्या बोल रहा हूँ भाई मैं, ये हमारे पास एक कोसी स्क्वायर्स इन इक्वलिटी है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखोगे, ये आ जाएगा हमारे पास ही नॉर्म ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस ये 2, और यहाँ मैं लिखूंगा नॉर्म ऑफ एक्स इंटू नॉर्म ऑफ वाई, समझा दूंगा मैं साइड में लिख के, नॉर्म ऑफ वाई का होल स्क्वायर, और यहाँ हम लेंगे यूजिंग कोसी स्क्वायर्स इन इक्विलिटीज, ठीक है। कोसी स्क्वायर्स इन इक्विलिटीज है, ये कहती है कि अगर आपके पास ऐसे है एक्स प्लस वाई,
ये कॉची स्क्वायर इनइक्वालिटी क्या कहती है कि अगर हमारे पास ऐसे है एक्स वाई, तब वो हमेशा ऐसे होता है नॉर्म ऑफ एक्स इंटू नॉर्म ऑफ वाई। ये कहती है कॉची स्क्वायर इनइक्वालिटी क्या कहती है कि नॉर्म ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस है मॉड्यूलस के अंदर, तो ये हमेशा होती है नॉर्म ऑफ एक्स इंटू नॉर्म ऑफ वाई के। तो अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों। एक कॉची तो आप पहले पढ़ चुके हो भाई, देखो एक कॉची तो आप यूनिट सेकंड के अंदर पढ़ चुके हो। मैं एक बार थोड़ा सा समझा देता हूँ इसको। यूनिट सेकंड के अंदर आपने ऐसे पढ़ा था नॉर्म लीनियर स्पेस के लिए, वो कुछ ऐसी थी समेसन i इज इक्वल टू 1 to n अक्स आई वाई आई, वो ऐसे हुआ करता था नॉर्म ऑफ अक्स इंटू नॉर्म ऑफ वाई। ये आपने यूनिट सेकंड के अंदर नॉर्म लीनियर स्पेस, वहाँ हमारे पास एक थ्योरम हुआ करती थी कि स्टेट एंड प्रूव कॉची स्क्वायर इनइक्वालिटीज फॉर नॉर्म लीनियर स्पेस इज दिस समेसन i इज इक्वल टू 1 to n मॉडुलस के अंदर एक्स आई वाई आई लेस इक्वल नॉर्म ऑफ एक्स इंटू नॉर्म ऑफ वाई। बट हमारे पास ये ऐसे होगी, ठीक है। अब ये ऐसे क्यों होगी, तो इसको हम नेक्स्ट थ्योरम बना देंगे, ठीक है भाई। अभी के लिए एक बार आप डायरेक्ट लिख लो, थ्योरम 2 में इसको सिद्ध कर देंगे, तो ये आपके वहाँ समझ में आ जाएगी। तो जस्ट इस थ्योरम के होने के बाद मैं लेक्चर छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं पहले यही बताऊंगा कि भाई प्रूव करो कॉची स्क्वायर इनइक्वालिटी जैसे होती है, क्योंकि हमने देखो इसका स्टेटमेंट है जस्ट यहाँ से जो एक्स वाई है इसकी जगह हमने क्या लिख लिया नॉर्म ऑफ एक्स इंटू नॉर्म ऑफ वाई। तो चिंता ना करो, जस्ट इस लेक्चर का नाम आ रहा है। इस थ्योरम कंप्लीट होने के 1 के बाद मैं डायरेक्ट 2 ये डाल लूंगा कि स्टेट एंड प्रूव कॉची स्क्वायर इनइक्वालिटीज फॉर इनर प्रोडक्ट स्पेस बोल दो या हिल्बर्ट स्पेस बोल दो, दोनों हमारे पास एक जैसी ही बातें, ठीक है। अब बताइए ये क्या हो जाएगा हमारे पास। अब इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई का होल स्क्वायर करके देख लो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और दोनों साइड का नॉर्म से नॉर्म होल स्क्वायर से होल स्क्वायर खा जाओ। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगी, एक्स प्लस वाई नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई। बताइए एवरीवेयर एक्स और वाई किस में बिलोंग करेंगे, कैपिटल एक्स के अंदर। तो क्या ये हमारे पास N4 प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई है। देखो क्या ये हमारे पास N4 प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई है, तो हम बोलेंगे यस हमारे पास ये प्रॉपर्टी है वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं कि जो हमें सिद्ध करना था ना कि प्रूव करो कि एक्स नॉर्म लीनियर स्पेस है, तो आप यहाँ बोल सकते हैं सो वी से दैट अतः हम कह सकते हैं कि कैपिटल एक्स इज नॉर्म लीनियर स्पेस। हम कह सकते हैं कि कैपिटल एक्स है वो हमारे पास क्या है भाई, नॉर्म लीनियर स्पेस है, ठीक है। बट कन्वर्स ऑफ ट्रू, देखो यहाँ तक हो गया ना। अतः हम कह सकते हैं कि इनर प्रोडक्ट स्पेस है वो एक नॉर्म लीनियर स्पेस ही हो गया है। बट कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम, अब हमें चेक करना है ना, नाउ कन्वर्स ऑफ अबव थ्योरम मे बी नॉट ट्रू या मे नॉट बी ट्रू, ठीक है। कन्वर्स ऑफ अबव थ्योरम मे नॉट बी ट्रू, इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। ठीक इसी प्रकार जैसे हमने यूनिट सेकंड में एवरी नॉर्म लीनियर स्पेस इज मेट्रिक स्पेस बट कन्वर्स मे नॉट बी ट्रू, तो वहां भी हमने एक एग्जाम्पल लिया था, इसको भी हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। और एग्जाम्पल हम एक ऐसा लेते हैं एल की पावर पी स्पेस और पी की वैल्यू ग्रेटर या इक्वल होनी चाहिए 1 से, ग्रेटर होनी चाहिए इक्वल 1 से, ठीक है। क्योंकि L की पावर P स्पेस है और ये हम पढ़ चुके हैं ये नॉर्म लीनियर स्पेस होता है, ये हमारे पास नॉर्म लीनियर स्पेस होता है। इसको है ना हम एक थ्योरम के अंदर कंप्लीट कर चुके हैं यूनिट सेकंड के अंदर, यस इसको हम एक थ्योरम के अंदर कंप्लीट कर चुके हैं। वहां दो थ्योरम हमने आपको पीडीएफ में देके बताई थी, क्योंकि हमने ये यूनिट फर्स्ट के अंदर भी पढ़ लिए। यूनिट फर्स्ट के अंदर तो हमने ये पढ़े कि एल की पावर पी और एक एल की पावर इन्फिनिटी, दोनों थ्योरम हुआ करती थी कि हमारे पास कंप्लीट होती हैं। फिर सेकंड यूनिट में हमने प्रूव किया था कि बताओ भाई कि एल की पावर पी और नॉर्म इज बनाक स्पेस,
एल की पावर इन्फिनिटी और नॉर्म इज बनाक स्पेस। बनाक स्पेस का मतलब नॉर्म लीनियर स्पेस प्लस कंप्लीट। तो हम जानते हैं कि एल की पावर पी हमारे पास क्या होती है, एक नॉर्म लीनियर स्पेस होती है। और वहां किस प्रकार से डिफाइन हुआ करती थी, तो अंडर डिफाइन द नॉर्म किस प्रकार से डिफाइन हुआ करती थी, तो आप उस थ्योरम का स्टेटमेंट लिख सकते हो जो आपको यूनिट सेकंड के पीडीएफ में मिलेगा और यूनिट फर्स्ट के भी आपके खुद के हाथ से लिखे हुए नोट्सों में मिल जाएगा। मैंने एक लेक्चर्स के अंदर समझाया था एल की पावर इन्फिनिटी स्पेस को और एल की पावर पी स्पेस को, ठीक है। तो ये हमारे पास किस प्रकार से ये नॉर्म डिफाइन हुआ करती थी, तो वो इस प्रकार से हुआ करती थी कि अक्स इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी, और ये जाई आई की पावर पी की पावर 1/p की पावर हमारे पास है 1/p, ठीक है। वेयर अक्स इज इक्वल टू ऐसे हुआ करता था जाई 1 जाई 2 डैश 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 जाई आई डैश डैश डैश। हमारे पास कुछ इस प्रकार से हुआ करता था एल की पावर पी स्पेस, जिसको हमने नॉर्म लीनियर स्पेस सिद्ध किया। ये आपके यूनिट सेकंड के अंदर जो आपने पीडीएफ नोट्स तैयार कर रखे हैं उसके अंदर एक थ्योरम के अंदर मिल जाएगी। एक तो एल की पावर पी स्पेस है, उसके साथ ही एक एल की पावर इन्फिनिटी स्पेस भी था, ठीक है भाई। हमारे पास एक एल की पावर इन्फिनिटी स्पेस भी था। तो हम एक ऐसा एग्जाम्पल लेंगे ताकि हम ये सिद्ध कर सकें कि इसका कन्वर्स हमारे पास सत्य ना हो, ठीक है भाई। हमारे पास इसका कन्वर्स सत्य ना हो, तो हमें ऐसे चलना है स्टेप बाय स्टेप से। तो इसके अंदर ये एग्जाम्पल आपको याद रखना होगा। बहुत बार क्या करता है, ये एग्जाम्पल पूछता ही नहीं है, केवल इतना ही पूछ लेता है कि प्रूव दैट एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस इज नॉर्म लीनियर स्पेस। तब तो ये थ्योरम हमारे पास यहाँ तक कंप्लीट हो गई। और अगर आपको पूछे बट कन्वर्स में नॉट बी ट्रू, तब आप इस एग्जाम्पल के माध्यम से इसे बताओगे कि देखो भाई ये एग्जाम्पल है और इस एग्जाम्पल को हम कुछ इस प्रकार से बताना चाहेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हमें क्या करना है, ये इसका कन्वर्स मतलब ये आईपीएस नहीं आना चाहिए, ये हमारे पास क्या आना चाहिए, आईपीएस नहीं आना चाहिए। तो हम बोल देंगे कि देखो भाई मेट्रिक स्पेस नॉर्म लीनियर स्पेस तो ले लिया, अरे भाई ये ऑलरेडी क्या है एल की पावर पी 100% नॉर्म लीनियर स्पेस होता है। अब इसका उल्टा हमने ये प्रूव किया है कि आईपीएस है वो हमने प्रूव कर दिया वो एनएलएस है, ये तो हमने प्रूव कर दिया। अब हम कन्वर्सली पार्ट में चल रहे हैं। एनएलएस का हमने एक एग्जांपल ले लिया है एल की पावर पी। अब ये आईपीएस नहीं आना चाहिए, तब हम बोलेंगे बट कन्वर्स में नॉट बी ट्रू। और आईपीएस नहीं आना चाहिए इसका मतलब इनर प्रोडक्ट की कोई भी एक कंडीशन को आप नॉट सेटिस्फाई करवा दो, है ना भाई। इनर प्रोडक्ट स्पेस की हम कोई भी एक कंडीशंस को नॉट सेटिस्फाई करवा देंगे। तो ये एग्जांपल आपको याद रखना होगा कि माना अक्स इज इक्वल टू, ये जो अक्स है इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको आप इक्वेशंस नंबर 2 बोल देना भाई। देखो जाई 1 जाई 2 जाई आई, क्या हम ऐसे बोल सकते हैं एक्स इज इक्वल टू 1 1 0 0 डैश 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 0 डैश 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 बिलोंग करते हैं एल की पावर पी में। इसी प्रकार हमने जानबूझ के ऐसे मान लिया एक 1 है एक -1 है, 0 0 डैश डैश 0 ये भी बिलोंग करते हैं एल की पावर पी के अंदर। अगर ये एल की पावर पी के अंदर बिलोंग करते हैं देन नॉर्म ऑफ एक्स क्या होगा, और चलो साथ साथ ये भी ले लो, अगर x प्लस वाई आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऐड कर दो 1 और 1 2, इसलिए हमने जानबूझ के एंटी सिग्नेचर के लिए थे डैश 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 0 बिलोंग करेंगे एल की पावर पी में। अगर मैं x से माइनस वाई का निकालना चाहूँ तो ये घटा 0 माइनस माइनस प्लस ये 2 ये 0 डैश 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 0, ये सब बिलोंग करेंगे एल की पावर पी में। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं ये भी थोड़ी देर बाद समझ में आएगा, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशंस हैं तो नाउ फ्रॉम इक्वेशंस टू, नाउ फ्रॉम यूजिंग इक्वेशन टू, नाउ फ्रॉम यूजिंग इक्वेशन टू, इक्वेशन 1 क्या कहता है इसके नॉर्म लगाइए। तो सबसे पहले हमने इस अक्स के नॉर्म लगा दिया, तो बताइए अक्स की जगह क्या चल रहे हैं हमारे पास 1 1 1 1, जाइए की जगह 1 ही 1 चल रहे हैं, तो ये क्या बचेगा, देखो ध्यान से देखियो i इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी, और यहाँ जाई आई है, जाई आई की पावर p की पावर 1/p। यहाँ हमारे पास क्या चल रहे हैं पहले 1 चल रहे हैं, तो ये कितना आ जाएगा
1 की पावर p, फिर 1 चल रहा है 1 की पावर p। अब आपको पता है p हमारे पास क्या है, देखो ये रहा, p हमारे पास ग्रेटर इक्वल टू 1 है, इसलिए 1 की पावर p की वैल्यू 1, 1 की पावर p की वैल्यू 1, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास ओनली 2। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा ओनली 2। और देखो पूरे की पावर 1/p है वो अलग बात है, तो आप यहाँ लिखोगे ये हमारे पास आ गया 1 + 1, या ऐसे कर लो एक बार आप कि ये हमारे पास ऐसे है कि इसकी पावर p प्लस इसकी पावर p प्लस 0 0 आगे लिखने की जरूरत नहीं है, पूरे की पावर 1/p, पूरे की पावर 1/p। ठीक है भाई, यह क्या आ गई हमारे पास पूरे की पावर 1/p। तो ये क्या हो जाएगा, ये बचेगा 1 और ये बचेगा 1 की पावर 1/p, तो ये आ गया हमारे पास 2 की पावर 1/p। ये हमारे पास क्या आ गया भाई 2 की पावर 1/p। इसी प्रकार अब हम क्या लेंगे इसके अंदर y लेके चलेंगे, इसी प्रकार इसके अंदर हम क्या लेके चलेंगे y लेके चलेंगे। तो नॉर्म ऑफ y क्या आ जाएगा, नॉर्म ऑफ y 1 की पावर p प्लस -1 की पावर p प्लस डैश 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 की पावर 1/p, की पावर 1/p। अब ये यहाँ डिपेंड करेगी हमारे पास कि अगर p और ओड नंबर में है यानी विषम संख्या में है तब तो ये क्या हो जाएगा 0, और सम संख्या में है तब ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 1/p। तो ये हमारे पास 2 की पावर 1/p आ जाएगा अगर p हमारे पास इवन नंबर है, अगर हमारे पास इवन नंबर है यानी हिंदी में बोले तो सम संख्या है, सम संख्या होगी तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये हमारे पास 0 आ जाएगा यदि हमारे पास p विषम संख्या है या ओड नंबर है, या हमारे पास ये ओड नंबर या विषम संख्या है। ठीक है, एक हमारे पास ये आ गया। इसी प्रकार आप निकालिए नॉर्म ऑफ x प्लस y को, क्योंकि हमें तो वो उल्टा सिद्ध करना है ना। एक इसी प्रकार देखो हमने इसके नॉर्म लगाया, इसके नॉर्म लगाया, इसके भी नॉर्म लगाओ, तो नॉर्म ऑफ x प्लस y के क्या आ जाएगा 2 की पावर p प्लस डैश 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 की पूरे की पावर 1/p। अब देख लो p से p कट जाएगा तो ये कितना बचेगा ओनली 2 बचेगा। इसी प्रकार इसके लगाओ नॉर्म ऑफ x माइनस y के लगाओ, तो ये भी कितना आ जाएगा 0 की पावर p प्लस 2 की पावर p प्लस डैश 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 की पावर 1/p। तो ये भी हमारे पास क्या आ गया 2 आ गया, ये भी हमारे पास क्या आ गया 2 की पावर p की पावर 1/p से 2 कैंसिल्स। ठीक है, तो ये हमारे पास इस इक्वेशंस नंबर 2 की वजह से हमने कुछ रिजल्ट से वो इस प्रकार से निकाल लिए हैं। तो ये हमारे पास 4 कंडीशंस आ गई हैं। इस कंडीशंस को देखते हुए जहाँ एक कंडीशन में हमारे पास थोड़ा डाउट है वो ये कंडीशन से ये फुली p के ऊपर डिपेंड है कि ओड नंबर आएगा तो 0 होगा और इवन नंबर आएगा तो ये 2 की पावर 1/p होगा, और यही हमारे पास है इसको उल्टा सिद्ध करवाएगी, मे नोट भी ये कंडीशन ही लेके आएगी। ठीक है, अब यहाँ हम एक कंडीशन रख रहे हैं जो आपको फिर से मैं बता रहा हूँ, यूजिंग पैरालेलोग्राम, यूजिंग पैरालेलोग्राम आइडेंटिटी या पैरालेलोग्राम लॉ। अब आप ये सोचेंगे पैरालेलोग्राम लॉ क्या है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये होता है कि अगर x प्लस वाई का होल स्क्वायर कर दिया आपने या x माइनस वाई का होल स्क्वायर कर दिया, वो हमेशा ऐसे होता है 2 ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस 2 ऑफ y का होल स्क्वायर। ठीक है, एक हमारे पास पैरेललोग्राम होता है इनर प्रोडक्ट स्पेस के लिए कि नॉर्म ऑफ x प्लस वाई का होल स्क्वायर से प्लस नॉर्म ऑफ x माइनस वाई का होल स्क्वायर है वो 2 नॉर्म ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस 2 नॉर्म ऑफ y का होल स्क्वायर है। इस वजह से ही हमने ये x माना, इसमें रखने के लिए ही हमने ये y माना, तभी हमने x प्लस वाई किया और इसके लिए ही हमने x माइनस वाई किया। तो पहले तो ये समझो ये हमारे पास क्या है, तो इस लेक्चर में तो देखो ये भी बताना है मेरे को कोसी यूक्लिटीज, तो ये आपको लेक्चर नंबर 3 में समझा दूंगा। ठीक है, वहाँ अपन आपको बिल्कुल वापस करवा देंगे। एक बार आप केवल इसको लिख के रखिए कि पैरालेलोग्राम लॉ हमारे पास इस प्रकार से होता है। मैं ये वादा नहीं करूँगा कि मैं अभी इस लेक्चर में समझा जाऊँगा, क्योंकि उससे पहले मेरे को ये कोसी स्क्वायर इनइक्वालिटीज बता दूंगा तो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम ना हो जाए, इसलिए हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। बता तो देंगे भाई कहाँ जा रहा है। अब रख दो हमारे पास इनको सभी को, आप इक्वेशंस नंबर 3 मान लो।
इन सभी को इक्वेशन नंबर 3 मान लो। तो पुटिंग वैल्यू फ्रॉम इक्वेशंस 3, पुटिंग वैल्यू फ्रॉम इक्वेशंस 3। अब अपने को क्या करना है, इक्वेशंस नंबर 3 से इसकी वैल्यू रखनी है। तो ये कितना आ जाएगा, नॉर्म ऑफ x प्लस वाई के बराबर में क्या है भाई 2, तो ये तो आ गया 2 का होल स्क्वायर। नॉर्म ऑफ x माइनस वाई की वैल्यू क्या है, ये भी हमारे पास 2y है, तो ये भी आ गया 2 का होल स्क्वायर से। और ये 2 नॉर्म ऑफ x का होल स्क्वायर क्या है, नॉर्म ऑफ x का होल स्क्वायर है 2 की पावर 1/p। देखो ध्यान से, 2 की पावर 1/p का होल स्क्वायर प्लस 2 नॉर्म ऑफ y की होल स्क्वायर की वैल्यू क्या ही है 2 की पावर 1/p, 2 की पावर 1/p का होल स्क्वायर। अगर p मेरे पास क्या है इवन है, ध्यान से p मेरे पास क्या है इवन है। दूसरी कंडीशन में क्या रखेंगे 0, जब p मेरे पास क्या होगा ओड होगा। तो ध्यान रखना यहाँ ये जो y की रख रहे हैं ना, यहाँ जो y की वैल्यू ये एक बार 0 बता रही है ओड नंबर के लिए, और एक बार 2 की पावर 1/p बता रही है इवन के लिए। और यहीं से हमारे पास ओड इवन से ही हमारे पास कंडीशन नॉट सेटिस्फाई होगी। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो। ये 4 और ये 4, यहाँ देखिए मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ क्या, 2 की पावर 2/p प्लस ये ऐसे देख लो ना, ये ऐसे है, पहले क्या हो गया ये 2 और ये 2 की पावर 2/p, और ये क्या हो गया 2 और 2 की पावर 2/p, और कंडीशन है p इवन के ऊपर है। ठीक है, ये तो डिपेंड नहीं करेंगे और इवन के ऊपर, बट ये डिपेंडेंट है। तो अब इसके अंदर क्या करो आप वापस कॉमन ले लो। कॉमन क्या आ जाएगा, देखो 2 की पावर 2/p कॉमन आ जाएगा, तो एक तो ये 2 बच गया और एक ये 2 बच गया। तो मतलब हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ गई 8, और ये 2 और 2 ये 4 इंटू 2 की पावर 2/p, 4 इंटू 2 की पावर 2/p। और साथ साथ कंडीशन क्या लग के आ रही है, p हमारे पास इवन है, p हमारे पास क्या है भाई इवन है, यानी एक सम संख्या होनी चाहिए, तब हमारे पास ये कंडीशन ऐसे आएगी। ठीक है भाई, अब ये बताइए ये कंडीशन सेटिस्फाई कब होगी। अब तो ये मेरे को ये बताइए, इज इट सेटिस्फाई ओनली, बताइए कब सेटिस्फाई होगी हमारे पास केवल और केवल p के बराबर 1 रखने पर या 2 रखने पर। ध्यान से देखिए, तो मैं बोलूँगा p के बराबर 2 रखने पर। रख के देखिए, p की जगह 2 रखा तो 2 में 2 का भाग दिया 1, 4 दूनी 8 और 8 के बराबर आ गई। और देखिए p हमारे पास इवन है, p हमारे पास क्या है इवन है, बट ध्यान दियो हमने हटा दिया है, बट p हमारे पास ऐसे है ग्रेटर इक्वल 1, p हमारे पास ऐसे है ग्रेटर इक्वल 1। ठीक है, एक कंडीशन तो ये। दोबारा से आप क्या करोगे इसी के अंदर अगेन पुटिंग, दोबारा से इसी के अंदर क्या रखोगे अगेन पुटिंग वैल्यू फ्रॉम इक्वेशंस 3। उस वक्त अपन यहाँ क्या रख देंगे 0, और यहाँ बोल देंगे देखो इस y वाले को 0 रख देंगे। अब की बार बता देंगे ये विषम संख्या है, ये बता देंगे ये हमारे पास है विषम संख्या या ओड नंबर है, और तो ठीक सेम रहेगा। तो अब की बार ये हमारे पास क्या आ जाएगा +0 आ जाएगा, तो ये 2 इंटू 2 की पावर p आ जाएगा, 2 इंटू 2 की पावर p आ जाएगा। तो अब बताइए ये सेटिस्फाई कब होगी, और साथ साथ में p क्या है ओड है, p हमारे पास क्या है ओड नंबर है। अब ये सेटिस्फाई कब होगी भाई, p के बराबर क्या आ जाए सोच के बोलो। अब ये हमारे पास सेटिस्फाई कब होगी, अरे ऐसे देख लो 2 इंटू 2 की पावर p है, 2 इंटू 2 की पावर p है, ये 2 इधर ले आओ, 4 इज इक्वल टू 2 की पावर p। सेटिस्फाई कब होगी ये, जब p बराबर 2, p बराबर 2। ओनली सेटिस्फाई इफ p बराबर 2। और देखिए साथ क्या बोल रहा है भाई p ऑड नंबर है, नॉट इज इक्वल टू ऑड नंबर, ये हमारे पास विषम संख्या नहीं है, अतः हम इसका सेटिस्फाई नहीं कर सकते। और ये सेटिस्फाई नहीं कर सकते तो ये हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं है, मतलब पूरी बात हमारे पास इसी के ऊपर आके अटक गई। ठीक है, तो अपन बोलेंगे नॉट ऑड नंबर, दैट इंप्लाइज इनर प्रोडक्ट स्पेस इज नॉट पॉसिबल, दैट इंप्लाइज या ऐसे बोल देना नॉट इनर प्रोडक्ट, नॉट इनर प्रोडक्ट स्पेस। ठीक है, तो हमने यही क्यों सेलेक्ट किया,
तो ये ऑलरेडी इनर होता है, ये ऑलरेडी इनर प्रोडक्ट स्पेस होता है। क्यों होता है और कैसे होता है ये हम लेक्चर 3 के अंदर सीख लेंगे। तो जो अपना अपकमिंग लेक्चर आएगा उसके अंदर मैं सबसे पहले यही बता दूंगा कि पैरालेलोग्राम लॉ क्या होता है, उसके साथ छोटी छोटी ट्राइंगुलर इनइक्वलिटी वगैरह क्या होती हैं। तो 2-3 छोटी छोटी इनइक्वलिटीज वगैरह बचेंगी, वो हम इस लेक्चर्स के अंदर पढ़ लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये ओनली सेटिस्फाई होगा जब p = 2 आ जाए, और ये बोल रहा है भाई p ओड है और ये ओड है, तो ये नॉट IPS है। सो वी से दैट, तो लास्ट में क्या लिखेंगे, सो वी से दैट एवरी IPS, सो वी से दैट एवरी IPS यानी एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस इज इन नॉर्म लीनियर स्पेस बट कन्वर्स मे नॉट बी ट्रू, बट कन्वर्स मे नॉट बी ट्रू। और ऐसे लिख के आप बता देना भाई ये हमने सिद्ध कर दिया है। तो लास्ट में आप क्या लिखोगे, सो वी से दैट एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस इज नॉर्म लीनियर स्पेस बट कन्वर्स मे नॉट बी ट्रू। ठीक है, तो हमने एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल लिया था। जो हमने एग्जाम्पल लिया है L की पावर P, और ये नॉर्म लीनियर स्पेस होता है, ये हमने यूनिट सेकंड के अंदर पढ़ चुके हैं और ये आपको PDF नोट्स में देखने को मिल जाएगा। वहाँ हमने ये सिद्ध किया था कि इसको बना की स्पेस सिद्ध करो, और बना की स्पेस का मतलब क्या होता है, नॉर्म लीनियर स्पेस प्लस कंप्लीट। तो नॉर्म लीनियर स्पेस अपने को चाहिए था, तो यूनिट सेकंड के अकॉर्डिंग ये नॉर्म लीनियर था। कन्वर्स इसका किया, ये हमारे पास सेट हुआ नहीं, और इसी को क्यों सेलेक्ट किया ये हम आगे वाले जो टॉपिक के अंदर नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 के अंदर इस पर डिस्कस ही कर लेंगे कि पैरेललोग्राम ऐसे होता है और ये ऑलवेज IPS होता है। अगर कोई एग्जाम्पल इसे सेटिस्फाई नहीं करता इसका मतलब वो नॉट IPS। तो मैंने सीधा लिख दिया भाई ये एग्जाम्पल सेटिस्फाई नहीं हुआ, इसका मतलब ये नॉट IPS। ठीक है, अरे सेटिस्फाई नहीं होगा क्योंकि P कोई भी ऑड नंबर पे ये सेटिस्फाई होगा ही नहीं। 1 रखेंगे 3 रखेंगे तो कभी बराबर नहीं होगा, तो ये ऐसे हो जाएगा। अगर ये ऐसे हो जाएगा तो ये नॉट IPS, और इक्वल हो गया तो ये हमारे पास क्या है, IPS है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक थ्योरम, बहुत ही अच्छी थ्योरम थी। इसके ऊपर हम बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि पैरेललोग्राम लॉ हमारे पास क्या होता है। ठीक है, तो अब इस थ्योरम में हमने जो प्रूफ किया उसमें मैं एक छोटी सी हेल्प ली है, किसकी, कॉची स्क्वायर्ड इनइक्वालिटीज की। तो अब आप लगाइए नेक्स्ट थ्योरम नंबर 2। ठीक है भाई, अब आप लगाइए नेक्स्ट थ्योरम नंबर 2, और थ्योरम नंबर 2 में आप ऐसे लिखिए, स्टेट एंड प्रूव, लिखिए साथ साथ स्टेट एंड प्रूव, इसका स्टेटमेंट बताना है और प्रूफ करना है किसको, कॉची स्क्वायर्ड इनइक्वालिटीज को। ठीक है, स्टेट एंड प्रूव कॉची स्क्वायर्ड इनइक्वालिटीज, कॉची स्क्वायर्ड इनइक्वालिटीज फॉर। अब आप रुक जाओ, हमें ये कॉची स्क्वायर्ड इनइक्वालिटी प्रूफ करनी है। बताइए, यूनिट सेकंड में तो हमने लिखा था फॉर नॉर्म लीनियर स्पेस, यूनिट फर्स्ट में हमने लिखा था फॉर मेट्रिक स्पेस, तो यहां मैं क्या लिखूं, फॉर इनर प्रोडक्ट स्पेस, है ना भाई। यहां मेरे को क्या लिखना चाहिए, फॉर इनर प्रोडक्ट स्पेस। बट आप ध्यान दो, यहां हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस लिखना चाहिए, और आपको पता है हिल्बर्ट स्पेस भी हमारे पास लगभग मैच हो रहा है IPS के अंदर। तो आप ऐसे लिख लेना, कॉची स्क्वायर्ड इनइक्वालिटीज फॉर हिल्बर्ट स्पेस, फॉर हिल्बर्ट स्पेस। ठीक है, आप हिल्बर्ट स्पेस लिख सकते हो। अगर आपके पास इनर प्रोडक्ट स्पेस लिख के आ जाए तो भी आप सेम कर देना। यस, दोनों का रिजल्ट हमारे पास एक ही जैसा है और दोनों का सेम प्रूफ है। बुक वाले ने जरूर 2 बार लिखा है, हल्का फुल्का चेंज है, बट आपको एग्जाम में आ जाए। ज़्यादातर चांस ये बनते हैं कि आपके हिल्बर्ट स्पेस का ही लिख के आएगा, तो आप यही कर देना। और अगर IPS पूछ ले तो भी आपको यही करना है। ठीक है, दोनों का स्टेटमेंट सेम है और दोनों का हमारे पास आंसर्स भी एक समान है। यस, इसका आंसर्स भी हमारे पास एक समान है। तो या तो आपको ऐसे दे सकता है कि स्टेट एंड प्रूव कॉची स्क्वायर्ड इनइक्वालिटीज फॉर हिल्बर्ट स्पेस, या फिर इसका थ्योरम आपको दूसरी प्रकार से लिख के दे सकता है, जो हमारे पास JPH की बुक में पेज 90 के ऊपर है।
देखो JPH की जो बुक्स है हमारे पास है, उसके अंदर पेज 90 के ऊपर है, और ये थ्योरम 3.4 नाम से है। थ्योरम 3.4 नाम से है, स्क्वायर्स इन इक्वलिटीज इन हिल्बर्ट स्पेस। देखो ये आपको ऐसे भी दे सकता है, मैं तो आपको स्टेटमेंट बना के बता रहा हूँ, बट ये आपको थ्योरम बना के दे सकता है। ठीक है, कि लेट कैपिटल H बी ए हिल्बर्ट स्पेस। क्या देगा भाई? लेट कैपिटल H बी ए हिल्बर्ट स्पेस, बी ए हिल्बर्ट स्पेस, आपको ये स्टेटमेंट याद भी रखना है। एंड एनी वेक्टर, एंड एनी वेक्टर, कोई भी हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, अक्स है वाई है, हिल्बर्ट है तो किस में जाएगा? H में जाएगा। देन प्रूव करो अक्स ऑफ वाई लेस इक्वल नॉर्म ऑफ अक्स इंटू नॉर्म ऑफ वाई, इक्विलिटी होल्ड if and only if, equality hold if and only if the set xy और सेट के लिए करली ब्रैकेट यानी मंझला कोष्टक लगाना भाई, इज लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, तो आपको ये स्टेटमेंट इसका याद रखना है कि पहले तो क्वेश्चन से याद कर लो। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? स्टेट एंड प्रूव कॉची स्क्वायर्स इन इक्वलिटीज फॉर हिल्बर्ट स्पेस। तो आपको इसका स्टेटमेंट लिखना है, लेट कैपिटल H बी ए हिल्बर्ट स्पेस एंड एनी वेक्टर एक्स वाई बिलोंग्स H, देन ये आ जाएगा एक्स वाई का मॉडुलस लेस ऑफ ए नॉर्म ऑफ एक्स इंटू नॉर्म ऑफ ए वाई। एवरीवेयर एक्स वाई बिलोंग करते हैं H के अंदर या डायरेक्ट लैंग्वेज के अंदर लिख देना। इक्विलिटी होल्ड इफ एंड ओनली इफ द सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, और यही थ्योरम हमारे पास सेम उसके लिए होगी, IPS के लिए होगी। ठीक है भाई, मैं बार बार नहीं समझाऊंगा, एक बार और बता देता हूँ। बुक में आपके दो जगह दे रखी है, दोनों जगह सेम दे रखी है, कोई फर्क नहीं है। दूसरा क्वेश्चन आपको कैसे पूछेगा कि स्टेट एंड प्रूव कॉची स्क्वायर्स इन इक्वलिटीज फॉर इनर प्रोडक्ट स्पेस। फॉर इनर प्रोडक्ट स्पेस, उस वक्त आपको केवल कैपिटल H की जगह क्या लिखना है? आपको पता ही है, इनर प्रोडक्ट में अपन V लिखते हैं और कोई रत्ती भर का भी अंतर नहीं है, केवल H की जगह आपको V लगाना है। तो समझ लो, अगर यहाँ IPS लिख के आ जाए तो आपको V लगाना है, हिल्बर्ट लिख के आ जाए तो आपको H लगाना है। ज़्यादा संभावना इस हिल्बर्ट की ही बनती है क्योंकि देखने में अच्छा लगता है। अगर किसी स्टूडेंट्स का बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ है MSc फाइनल के अंदर, तो एक बार तो हिल्बर्ट स्पेस नाम देख के अटक जाएगा। हो सकता है इनर प्रोडक्ट स्पेस तो उसके MSc प्री में भूल के पढ़ लिया हो, या ऐसे देखा होगा चलो भाई इनर का तो हमने नाम सुन रखा है, बट हिल्बर्ट ये पता ही नहीं होगा कि एक्चुअली इनर प्रोडक्ट ही हमारे पास हिल्बर्ट है, थोड़ा सा फर्क है। ठीक है भाई, तो दोनों स्टेटमेंट एक जैसे हैं, फर्क दोनों में साफ है, बस कैपिटल H है, H की जगह आपको कैपिटल V लिखना है, और ये आपको स्टेटमेंट इसका रिमेंबर करना है। और रिजल्ट आपको याद हो ही गया होगा, ये रिजल्ट होता है हमारे पास किसका? कॉची स्क्वायर्स इन इक्वलिटीज का। ओके, यहाँ पे एक बार ऐसे भी लिख सकते हो, लिखना मत एक बार। अगर ऐसे होता है तो ये हमारे पास किस में चला जाता है भाई? यूनिट सेकंड के अंदर। अगर ऐसे होता है तो ये किसी के अंदर चला जाता है? यूनिट सेकंड के अंदर। वहां के क्वेश्चन क्या बन जाएगा? स्टेट एंड प्रूव कॉची स्क्वायर्स इनइक्वलिटीज फॉर नॉर्म लीनियर स्पेस। वही सेकंड यूनिट में यहाँ क्या था? नॉर्म लीनियर स्पेस। फर्स्ट यूनिट में हमारे पास क्या नाम था? मेट्रिक स्पेस। आज हमारे पास क्या आ गया? इनर प्रोडक्ट स्पेस बोल दो या हिल्बर्ट स्पेस बोल दो। इनर प्रोडक्ट लिखो, यहाँ V लिख देना। हिल्बर्ट स्पेस लिखते हो तो यहाँ H लिख देना। मैं हिल्बर्ट लेके चल रहा हूँ, इसलिए अपने को यहाँ H लिखना है। ठीक है, तो आपने देखा होगा राइट हैंड साइड से ये सभी में एक समान आती हैं, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास थोड़े 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 ये बदले हुए नजर आते हैं। तो चलिए अब हमें इसका प्रूफ करना है। ये भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकती हैं, पूछे ना पूछे पर सीखने को मिलेगा, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब देखो प्रूफ में क्या करना है, ऐसा हमें प्रूफ करना है। इट इज गिवन दैट
गिवन दैट कैपिटल एच है वो हिल्बर्ट स्पेस है, तो आप ऐसे लिख सकते हो क्या, कैपिटल एच इज हिल्बर्ट स्पेस, हिल्बर्ट स्पेस, ठीक है। नाउ हियर वी हैव टू शो दैट, अरे भाई हिल्बर्ट स्पेस का सिंबल ये भी होता है, लेक्चर नंबर 1 में बताया था। नाउ हियर वी हैव टू शो दैट, नाउ हियर वी हैव टू शो दैट, अब हमें सिद्ध करना है कि अक्स वाई इनर के अंदर नॉर्म ऑफ अक्स इंटू नॉर्म ऑफ वाई और इक्विलिटी होल्ड होनी चाहिए। अगर हमारे पास, साथ साथ ये भी लिख देना, बस इतना छोड़ देना चाहिए, कोई बात नहीं, इक्विलिटी होल्ड होनी चाहिए। इक्विलिटी का मतलब इसको सिंबल को, अरे भाई ऐसे हो जाता तो इक्वेशन बोल देते, लेस या इक्वल आ जाता तो इन इक्विलिटी बोला जाता है। तो इक्विलिटी होल्ड इफ एंड ओनली इफ द सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट। अब ये लीनियरली डिपेंडेंट क्या होता है, एक लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या होता है, ये अगर आपने यूनिट थर्ड पढ़ी है तो मैंने वहाँ आपको बेसिस डायमेंशन, देखो वहाँ मैंने आपको बताया था नॉर्म ऑफ फाइनाइट डायमेंशन से वेक्टर स्पेस, है ना, तो वहाँ बेसिस में लीनियर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट बताया था। बट यहाँ अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, इसको हम देखते देखते गायब कर देंगे, ठीक है। क्योंकि हमें इक्विलिटी होल्ड का मतलब आप ऐसे समझोगे कि सबसे पहले देखो, माना लेट हियर वी हैव टू शो दैट, तो हो गया अपने पास दो वेक्टर मान लो, लेट एनी वेक्टर एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो दो वेक्टर हैं, एक एक्स है एक वाई है, एक्स एंड वाई आर जीरो वेक्टर, इसको आप एक बार क्या करो, जीरो वेक्टर मान लो। मतलब क्या है कि एक्स भी हमारे पास एक जीरो वेक्टर है, वाई भी हमारे पास क्या है, जीरो वेक्टर है। सो अब इसके अंदर देखो, जीरो नॉर्म ऑफ जीरो, एक्स की जगह जीरो रखो, वाई की जगह जीरो रखो, तो जीरो इज इक्वल टू जीरो। मतलब हमारे पास क्या हो गया, इन इक्विलिटी होल्ड, मतलब हमारे पास है इन इक्विलिटी होल्ड ऑब्वियसली। यहाँ तो हमारे पास अपने आप ही सेटिस्फाई हो गया। जब हमारे पास देखो ये दो वेक्टर थे अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट कि अगर एच एक हिल्बर्ट स्पेस है जहां दो वेक्टर हैं एक्स और वाई बिलोंग करते हैं एच के अंदर, अगर ये हमारे पास जीरो हो, सपोज करो ये दोनों जीरो हो या कोई एक भी जीरो है, कोई एक भी जीरो हो, तो आपको पता है कि हमने प्रॉपर्टी लेक्चर 1 में ही बता दी थी कि ऐसे है तो भी जीरो, राइट साइड वाला आ जाए तो भी जीरो, और दोनों हैं, ये मैंने लिखा है नहीं दोनों वाला, तो भी क्या है, जीरो है। तो कहने का मतलब यहाँ हमारे पास x और y की चार कंडीशन है कि x जीरो आ जाए, y जीरो आ जाए, x जीरो आ जाए, y नॉन जीरो आ जाए, x नॉन जीरो आ जाए, y जीरो आ जाए, x नॉन जीरो आ जाए और y नॉन जीरो आ जाए। तो अगर ये जीरो वेक्टर हैं तो इक्विलिटी होल्ड, इनमें से कोई एक जीरो वेक्टर है, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, तो भी क्या है, इक्विलिटी होल्ड ऑब्वियसली। तो ये अपने आप ही हो गया कि इक्विलिटी होल्ड होनी चाहिए यदि और केवल यदि सेट एक्स वाई। अब बताइए, जीरो और जीरो ऑलवेज क्या होता है, एलडी होता है। ये एमएससी प्रीवियस की बात है, बट आपको लिखने की जरूरत नहीं है। एक्स को जीरो माना, वाई को जीरो माना, तो जीरो एंड जीरो क्या होता है, ऑलरेडी एलडी होता है, यानी लीनियरली डिपेंडेंट होता है। और अगर मैं लीनियरली डिपेंडेंट को थोड़ा सा समझाना चाहूँ तो ऐसे होता है, देखो कि जैसे मान लो x1 x2 xn ये बिलोंग करते हैं x के अंदर, तो मैं बोलूँ α1 x1 प्लस α2 x2 डैश 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 से α_n xn बिलोंग करते हैं x के अंदर, तो ये लीनियरली डिपेंडेंट होगा यदि नॉट ऑल ऑफ जीरो, नॉट ऑल ऑफ जीरो, ठीक है। तो जीरो जीरो, तो ये अपने आप ही क्या बन जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट ही बन जाएगा। बट अपने को ज़्यादा एलडी के चक्कर में नहीं फंसना है। अपने तो ऐसे देखा कि देखो भाई ये जीरो वेक्टर हो गई, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसकी इक्विलिटी होल्ड हो गई। तो अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तो भी होल्ड है, अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तो भी होल्ड है। और लेट एनी वेक्टर एक्स एंड वाई आर जीरो वेक्टर, चाहे तो दोनों जीरो वेक्टर हो, चाहे तो एक्स जीरो हो चाहे वाई जीरो हो, तब हमारे पास इक्विलिटी होल्ड होती है। पर सवाल है जब हमारे पास ये नॉन जीरो होता है तब क्या होता है। तो क्वेश्चन ये है, हमारे पास से नॉन जीरो होता है तो क्या होता है, तो हम क्या लिखेंगे, नाउ हियर वी हैव टू शो दैट। अब हमको क्या करना है भाई, नाउ हियर वी हैव टू शो दैट। अब हमें सिद्ध करना है ये इक्विलिटी होल्ड हो, ये हमारे पास है इन इक्विलिटी होल्ड हो इफ
any vector x and y if any नॉन जीरो वेक्टर, डायरेक्ट लिख लो, लैंग्वेज में लिख लेंगे, चलो, नॉन जीरो वेक्टर। अब हमें ये इनइक्वलिटी होल्ड करके लानी है। कौन सी इनइक्वलिटी? ये वाली जो प्रूफ करना है, ये इनइक्वलिटी होल्ड करनी है। नॉन जीरो वेक्टर मतलब सीधी सी बात है, ना तो x जीरो हो और ना ही हमारे पास y जीरो हो। ठीक है, अगर x जीरो नहीं है, y जीरो नहीं है, तो हम मानेंगे कि लेट x और y बिलोंग करते हैं H के अंदर। और ये ऐसे हमें क्वेश्चन में भी दे रखा है कि अन्य वेक्टर x और y बिलोंग करेंगे